नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे एफएम न्यूज और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार मंगलवार से पूरे साल भर चलने वाले कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जहां हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत इसकी शुरुआत पुराने संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम से होगी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री के साथ संसद के दोनों सदन के सदस्य मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था, जहां इसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसको लेकर सरकार ने बीते सोमवार को घोषणा की थी कि नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए एक वेबसाइट constitution75.com बनाई गई है। केंद्रीय संस्कृति सचिव अरुणीश चावला ने नेशनल मीडिया सेंटर में संवाददाताओं को बताया कि संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ पूरे देश के स्कूलों में किया जाएगा। इस दौरान एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। जहां मीडिया से बातचीत के दौरान किरेन रिजिजू ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित नहीं करेंगे। उन्होंने विपक्षी दलों पर बिना सही जानकारी के प्रतिक्रिया देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हमने मंच पर लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी नेताओं के बैठने की व्यवस्था की है। वहीं इस तरह की प्रतिक्रियाएं बिना कुछ जाने बहुत कुछ गंभीर अवसर देने पर निंदनीय है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आज आयोजन, आपको बता दें कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ को लेकर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संबोधन करेंगी, जहां दोनों सदनों के संबोधित किया जाएगा। आपको बता दें कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, जिसको लेकर सरकार ने बीते सोमवार को घोषणा की थी कि नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए एक वेबसाइट constitution75.com बनाई गई है। जहां केंद्रीय संस्कृति सचिव अरुणीश चावला ने नेशनल मीडिया सेंटर में संवाददाताओं को बताया कि संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ पूरे देश के स्कूलों में किया जाएगा और इस दौरान एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान किरेन रिजिजू ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित नहीं करेंगे। उन्होंने विपक्षी दलों पर बिना सही जानकारी के प्रतिक्रिया देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हमने मंच पर लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी नेताओं के बैठने की व्यवस्था की है, जहां इस तरह की प्रतिक्रियाएं बिना कुछ जाने बहुत ही गंभीर अवसर पर निंदनीय है। कांग्रेस आज राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो अभियान चलाएगी, जो कि आज 26 नवंबर को संविधान ग्रहण की 75वीं वर्षगांठ पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम में आयोजित करेगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। अभियान को लेकर बीते बुधवार को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाते हुए कांग्रेस के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा था कि भारत जोड़ो अभियान 26 नवंबर से 26 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ भाजपा ने कभी संविधान को नहीं माना, वहीं देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाया जा रहा है। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है, जो कि संविधान के खिलाफ है। भाजपा ने संविधान की सभी सीमाओं को तोड़ दिया है, जहां धन बल के प्रयोग से कई प्रदेशों में सरकारें गिरा दी गई हैं। कांग्रेस सत्ता में आने पर देश में जातिगत जनगणना कराएगी, ताकि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में सभी को उनका हक मिल सके। इससे पूरे समाज का सिटी स्कैन हो जाएगा, जिससे जितनी आबादी होगी उसको उतना अधिकार मिल जाएगा। आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेस का भारत जोड़ो संविधान अभियान है आज, जिसके चलते आज
कांग्रेस का ये अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। आपको बता दें कि आरोप लगाया गया था कि सत्तारूढ़ भाजपा ने कभी संविधान को नहीं माना, वहीं देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाया जा रहा है। वही मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है, जो कि संविधान के खिलाफ है। वहीं भाजपा ने संविधान की सभी सीमाओं को तोड़ दिया है। धन बल के प्रयोग से कई प्रदेशों में सरकार गिरा दी गई है। कांग्रेस सत्ता में आने पर देश में जातिगत जनगणना कराएगी, ताकि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में सभी को उनका हक मिल सके। इससे पूरे समाज का सिटी स्कैन हो जाएगा, जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतना अधिकार मिल जाएगा। वहीं आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बीते गुरुवार को सुनवाई हुई थी, जिसमें मुख्य गवाह का बयान विस्तृत तरीके से दर्ज हुआ था और बयान बंद अदालत कक्ष में दर्ज किया गया था। उक्त मामले में भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपी हैं और वो भी कोर्ट के सामने पेश हुए थे। अदालत ने इस मामले में एक और पीड़ित पहलवान की गवाही दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध किया है। वहीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसडीएम प्रियंका राजपूत ने विशेष लोक अभियोजक एसपीपी अतुल श्रीवास्तव का बयान दर्ज किया, जहां इस मामले में आज पीड़िता के वकीलों ने कोर्ट में बताया था कि वह इस समय देश में नहीं है, इसलिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकी। दरअसल वह अगले महीने एक चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए देश के बाहर हैं और अगले 2 महीने तक बाहर रहेंगी। इस पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से अपील की है कि वे उन्हें समन जारी करें और कोर्ट ने भी तब पुलिस की मांग मानते हुए पीड़िता को आदेश दिया है कि वे 14 नवंबर तक अपना बयान कोर्ट के सामने दर्ज ही कराए। और इस सुनवाई के दौरान ब्रजभूषण के वकील ने इस बात का विरोध दर्ज कराया था कि जो भी महिला पहलवान आरोप लगा रही है, उन्हें ब्रजभूषण सिंह के सामने ही कोर्ट में अपना बयान देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके वकील के सामने बयान दर्ज कराया जाए। इस बाबत अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने ब्रजभूषण की याचिका पर यह आदेश पारित किया और एक शिकायतकर्ता को 14 नवंबर को मामले में बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने का भी निर्देश दिया था। वहीं अदालत ने ब्रजभूषण के खिलाफ बीते 21 मई को ही यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए थे, जहां इस बाबत ब्रजभूषण ने आरोप स्वीकार करने से इनकार करते हुए मुकदमे का सामना करने का ही फैसला किया था। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को एक बार फिर महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है, जिससे पहले 4 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने उनका तबादला कर दिया था। यह घटनाक्रम चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र डीजीपी के पद से रश्मि शुक्ला को तत्काल स्थानांतरित करने के आदेश के कुछ दिनों बाद ही हुआ था। वहीं पर चुनाव निकाय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे कैडर में अगले सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को उनका प्रभार सौंप दें। आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस और दूसरे एमवी नेताओं की शिकायतों के बाद ये कदम उठाया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चौथे चरण यानी ग्रेड 3 और 4 की पाबंदियों में ढील दी है। आयोग ने शैक्षणिक संस्थाओं, स्कूली कॉलेजों में सभी कक्षाएं हाइब्रिड तरीके से शुरू करने की अनुमति दे दी है। अब दिल्ली के साथ गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 12वीं तक के स्कूल ऑफलाइन व ऑनलाइन पढ़ाई करा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिन में ही आयोग से कहा था कि वह मिड डे मील से वंचित व ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ छात्रों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोलने की अनुमति देने पर विचार करें। आयोग ने बीते सोमवार को नवीनतम आदेश में शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े नियमों में छूट दी है, जो तत्काल लागू हो गई है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर की राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि स्कूलों व कॉलेजों में 12वीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलाई जाएं।
इसके मायने है कि जहां ऑनलाइन की सुविधा होगी वहां छात्रों को स्कूल आने की जरूरत नहीं होगी। आयोग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि पढ़ाई के लिए ऑनलाइन मोड का उपयोग करने का विकल्प छात्रों व उनके अभिभावकों के पास होगा। वहीं पाबंदियों में ढील देने की वजह स्पष्ट करते हुए आयोग ने कहा कि कक्षाएं ऑनलाइन होने से बड़ी संख्या में छात्र मिड डे मील ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। साथ ही ग्रेड की पाबंदियों से शैक्षणिक गतिविधियों और शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा था। खासकर कक्षा 10 और 12वीं की पढ़ाई प्रतिबंधित से सबसे अधिक प्रभावित हो रही थी, जो उन्हें बोर्ड परीक्षाओं और उसके बाद होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा है। राजधानी में मौसमी दशाओं के बदलने से हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है, जहां 2 दिन से मिल रही स्मॉग से राहत थम गई है। ऐसे में सोमवार को स्मॉग की चादर छाई रही। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इस पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 दर्ज किया गया था, जिसमें रविवार की तुलना में 31 अंकों की वृद्धि हुई है। वहीं एनसीआर में दिल्ली की हवा सबसे खराब श्रेणी में रही। ऐसे में कुछ इलाकों में गंभीर के साथ आनंद विहार, शादीपुर समेत 30 इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही। जब बीते सोमवार की सुबह AQI 285 था, यह खराब श्रेणी थी और इस दिन चढ़ते ही स्मॉग की चादर मोटी होती गई। सोमवार सुबह से ही स्मॉग की चादर छाई रही। ऐसे में वाहन चालकों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे लोगों की आंखों में जलन महसूस की। जहां हवा की गति कम होने से वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे ही स्मॉग की स्थिति खराब होती गई। वहीं देर शाम हवा की गति और कम होने से स्मॉग की परत मोटी होती गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषकों के फैलाव के लिए मौसम संबंधी स्थितियां बेहद प्रतिकूल होने से स्थिति बिगड़ रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।